Hello everyone. In this video, we are going to see important news snippets from The Hindu dated 7th of June 2026. The basic agenda of this video is to get familiarized with what is happening around the world. Starting with the first article from GS2 or 3, we have इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ या फिर इन्फ्लेशन के साथ. आर्टिकल क्या है? न्यूज़ इज़ कि हम जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी प्रीमियम प्राइसिंग पे आ रहा है. अर्लियर रशिया हमें डिस्काउंट देता था, लेकिन अब रशिया ने वो डिस्काउंट बंद कर दिया है, उल्टा प्रीमियम लगा दिया है. और उस प्रीमियम चार्ज के कारण हमारी जो इंपोर्ट बिल है वो काफ़ी राइज कर रहा है. इससे हमें देखना है कि हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट्स कितने हैं. 88% ऑयल इज़ इम्पोर्टेड. उसमें से 40%, नियरली 38%, बट वी कैन से 40% रशिया से ही आता है. एंड डिस्पाइट यूएसए ने काफ़ी प्रेशराइज किया कि मेरे से तेल लो, स्टिल 3.8%, नियरली 4% हम यूएसए से परचेज कर रहे हैं. टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा ऑयल रशिया से आ रहा है, देन इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूएसए. 5th नंबर पे आता है यूएसए. इशू क्या है अभी? करंट हमारा कंटेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल के बिहाइंड? रशिया इज चार्जिंग प्रीमियम फॉर ऑयल. रशिया जो अर्लियर डिस्काउंट प्रोवाइड करता था अपने ऑयल के ऊपर, अब वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है. इससे ऑयल महंगा हो रहा है. क्यों वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है? क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन शॉर्टेज हो रही है ड्यू टू मिडल ईस्ट क्राइसिस. इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑलरेडी इंडिया 88% इम्पोर्ट कर रहा है. ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ेगी, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ग्लोबल मार्केट में, इससे इन्फ्लेशन आ सकती है इंडिया में. हम देख भी रहे हैं कि कैसे ऑयल महंगा हो रहा है. देन सीएडी प्रेशर होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि होता है इंपोर्ट आर मोर देन एक्सपोर्ट्स. हमारी पॉकेट में कम पैसे आ रहे हैं एज कम्पेयर टू कितने जा रहे हैं. हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो पैसे ज़्यादा बाहर जाएंगे, तो इससे सीएडी प्रेशर भी बढ़ेगा. तो फिर हम यूएसए के ऑयल पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? हम उनके ऑयल पे इसीलिए नहीं शिफ्ट हो सकते क्योंकि हमारे पास कुछ रीजंस है. नंबर 1 रीजन है वॉल्यूम का. रशिया एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर प्रोडक्शन करता है क्रूड ऑयल का एज कम्पेयर टू यूएसए. और अगर हमें रशिया के ऊपर हम क्यों डिपेंड हैं? क्योंकि रशिया के पास एक्सेसिव वॉल्यूम है, यूएसए के पास इतनी नहीं है. प्राइसिंग, रशिया का क्रूड ऑयल एज कंपेयर टू यूएसए चीपर है इवन विद प्रीमियम. अब इसका रीजन क्या है? रीजन डिस्टेंस है वन ऑफ द रीजन. रशिया हमारे पास है तो हम इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यूएसए से ऑयल लाने के लिए हमें फ्रेट चार्जेस भरने पड़ेंगे और साथ में हमें अपनी शिप्स की सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी. और सिक्योरिटी के लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा? इंश्योरेंस. और आपने अभी आर्टिकल पढ़ा होगा, लास्ट मंथ की न्यूज़ है कि इंश्योरेंस के प्राइजेस भी बढ़ गए हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आएगी. फिर एक टेक्निकल इशू है. टेक्निकल इशू इज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट मिक्स. जो रशिया का ऑयल है ना वो सावर है, और लेकिन जो यूएसए का ऑयल है वो स्वीट है. स्वीट ऑयल में क्या होगा? सल्फ्यूरिक वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन सावर में ज़्यादा होती है. तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर गैप. इंडिया के पास डीजल फोकस्ड रिफाइनरीज हैं, और डीजल फोकस्ड रिफाइनरीज में सबसे बेटर क्या है? मीडियम सावर ऑयल चाहिए. तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप आ जाता है. देन हमारे पास एक और टेक्निकल इशू आता है कॉन्ट्रैक्ट्स. रशिया से अगर हम ऑयल लेते हैं ना तो रशिया का बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए है, अभी तुम पैसे इमीडिएट नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं. लेकिन यूएसए की जो मार्केट है वो स्पॉट मार्केट है, आपको अभी सेटलमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी प्रॉब्लम आ जाता है. तो इसलिए हम यूएसए के ऊपर शिफ्ट नहीं हो पा रहे. नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS1 और GS2 से रिलेट करेंगे, सोसाइटी सोशल इश्यूज. द न्यूज वॉज अराउंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इसमें एक कॉम्पोनेंट है कांस्टेंट मॉनिटरिंग और क्रैकडाउन ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर्स. ये इसका कॉम्पोनेंट है कि कैसे हम बेटी बचाएंगे ये चीज़ें करके. लेकिन अभी रिसेंटली एक केस स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि अभी भी इलीगल सेंटर्स वर्क कर रहे हैं, और
क्यों ऐसे वर्क कर रहे हैं? क्योंकि फेलियर है मॉनिटरिंग में, और जो डर है ना लॉ का वो ख़त्म हो रहा है। उसमें रीज़न ये बताया गया। और एक सपोर्टिंग एविडेंस उन्होंने दिया सन प्रेफरेंस का। एग्जाम्पल में उन्होंने हरियाणा का सेक्स रेशियो बताया। फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ 2026 में सेक्स रेशियो एट बर्थ 898 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ था। तो इससे हमें क्या पता चला कि अभी भी सन मेटा प्रेफरेंस वहाँ पे ही है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं सोशोलॉजी में, इसको यूज़ कर सकते हैं हम सोसाइटी के आंसर्स में। और इसमें हमें एक और चीज़ देखना है कि अदर मेजर क्या है जिसमें हम फीमेल बर्थ को बचा रहे हैं। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज एक्ट 1994 टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड, ये एक्ट हेल्प करता है। बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS2 से रिलेट होगा, सोशल इश्यूज से रिलेट कर सकते हैं हम, DNA टेस्ट के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। वाई इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ऑलरेडी UPSC इस पे मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट टू प्राइवेसी और DNA टेस्टिंग के बारे में। आर्टिकल को हम बिल्कुल लो लेवल पे जाके समझते हैं कि है क्या ये। देखो इसमें जो कन्फ्लिक्ट आते हैं ना वो दो चीज़ों का कन्फ्लिक्ट है। राइट टू नो पैटर्निटी, मतलब देखना कि फादर कौन है, और फादर्स राइट टू प्राइवेसी। अब ये दोनों कन्फ्लिक्ट में कैसे आते हैं हम थोड़ा सा टाइमलाइन बेसिस पे देखते हैं। हमारे इंडिया में ना एक लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। इफ देयर इज अ मैरिड कपल और इनसे कोई एक चाइल्ड बॉर्न होता है, दोनों मैरिड हैं और एक चाइल्ड बॉर्न होता है, तो उस चाइल्ड को हम क्या मानेंगे, हम उनका जो लीगल फादर है ना, ये कपल में जो फादर होगा ना उसी को हम उस चाइल्ड का फादर मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप होल है और कह सकते हैं हम ये विमेन सेंट्रिक लॉ है, लेकिन इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। मिसयूज कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब कोई कपल है, इसमें ये विमेन है, ये फादर है। अब ये विमेन का एक चाइल्ड है बट उसका फादर ये नहीं है, ठीक है, समझ गए आप? ये इसका फादर कोई और फादर है। लेकिन लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि अगर ये दोनों कपल हैं तो ये चाइल्ड का जो फादर होगा वो ये ही फादर होगा, और इन केस ऑफ डाइवोर्स, अगर कोई डाइवोर्स होता है तो ये ही फादर इस चाइल्ड की मेंटेनेंस के लिए पे करेगा। और यहाँ पे ही प्रॉब्लम आती है, ये वाला सेक्शन और 125 CRPC का सेक्शन कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। 125 सेक्शन ऑफ CRPC क्या बोलता है? मेंटेनेंस की बात करता है। तो कोर्ट में यही केसेस काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। केस का नाम है गौतम कुंदू। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि DNA टेस्ट करवाना एक रेगुलर कोई चीज़ नहीं है, और इसके लिए अगर आपको DNA टेस्ट करवाना है तो या तो मदर या फादर पहले प्रूफ करें कि वो जब चाइल्ड कंसीव हुआ था तब वो दोनों असेस में नहीं थे एक दूसरे के, वो दोनों साथ नहीं रह रहे थे, और ये प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम DNA टेस्टिंग को अलाउ करेंगे। ये क्यों ऐसे चल रहा है कि DNA टेस्ट को क्यों अलाउ करना है? जस्ट टू गेट दैट मेंटेनेंस, जस्ट टू प्रूव कि कौन पेरेंट है। ये केसेस तभी जाते हैं जब डाइवोर्स केसेस होते हैं, ज़्यादातर तभी जाते हैं ये वाले केसेस कोर्ट में। या उसके बाद केस आया बबानी प्रसाद जैना का केस। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि रूटीन मैनर में नहीं हो सकता DNA टेस्ट, बहुत रेयर केसेस हो सकते हैं, या फिर बहुत मतलब एविडेंटली है कि इसके बगैर तो नहीं चलेगा, उन केसेस पे DNA टेस्ट होगा, आप रेगुलरली नहीं अप्रोच कर सकते कोर्ट को इसके लिए। नेक्स्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट, नंदलाल वासुदेव बदवैक का केस आया 2014 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन केस अगर DNA टेस्ट होता है तो साइंटिफिक एक्यूरेसी जो होगी वो आउटवे करेगी लीगल प्रिजम्पशन को। क्लियरली इसमें ओवरराइड किया सेक्शन 112 को। लेमैन लैंग्वेज में मैं बताती हूँ कि इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो साइंटिफिक एक्यूरेसी है, मतलब अगर DNA के बाद ये बता दिया है कि ये लेजिटिमेट फादर नहीं है तो आप सेक्शन 112 के बेनिफिट्स नहीं ले सकते हो।
वो बेनिफिट क्या था, प्रिजम्पशन वाला, प्रिजम्पशन लेजिटिमेसी वाला, ठीक है। उन्होंने बोला वेयर देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंक्लूसिव प्रूफ अंडर लॉ एंड प्रूफ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एडवांसमेंट एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी लेटर मस्ट प्रिवेल। कंक्लूसिव प्रूफ क्या, लेजिटिमेसी वाला, सेक्शन 112। और अगर डीएनए टेस्ट हो जाता है वो वाला प्रूफ, तो कौन सा माना जाएगा, डीएनए टेस्ट वाला प्रूफ माना जाएगा। लॉजिकल बात है कि डीएनए टेस्ट वाला ही मानना चाहिए। फिर आया हमारे पास केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट, उसमें आर्टिकल 21 आया विच इंक्लूड्स इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। इसमें उन्होंने बोला कि हम डीएनए टेस्ट हो सकता है कि कोई डिनाई कर दे, क्योंकि अब राइट टू प्राइवेसी आ गया है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर फादर डिमांड कर रहा है तो मदर डिनाई कर दे, या अगर मदर डिमांड कर रही है तो फादर डिनाई कर दे। अब इसको सेटल करने के लिए 2025 का ये केस आया, इवान रथिनाम केस, जिसमें उन्होंने बोला कि वी नीड टू बैलेंस इट आउट, एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव। कितना डीएनए तभी होगा जब आपने सारी चीज़ देख ली है, सारे प्रूफ्स हो चुके हैं, और अब आपके पास यही है कि आपको डीएनए टेस्ट कराने के बाद ही पता लगेगा, तो तभी होगा डीएनए। ये कुछ कंडीशंस उन्होंने रख दी। देन नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने रखी एमिनेंट नीड एंड प्रोपोर्शनैलिटी। डिमांड कैन नॉट बी अ टूल फॉर स्पेकुलेशन। आप रूटीन में नहीं कह सकते हो कि मुझे शक है ऐसा, तो शक के बेसिस पे आप डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते। और प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी, इसको इन शॉर्ट बोलूँ कि क्या है कि अभी डीएनए टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता, ठीक है। जहाँ पे कोई और आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं बचा और आपको डीएनए टेस्टिंग करवानी ही पड़ेगी, तभी हो सकता है। और अगर आपका डीएनए में लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट हो जाता है तो वहाँ पे सेक्शन 112 नहीं लगेगा। लेकिन एक और लूप होल पता है क्या है, लूप होल है रिगार्डिंग सेक्शन 125। डिस्पाइट ऑल दीज, अभी 2026 में एक जजमेंट आई जिसमें उन्होंने फिर भी मेंटेनेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, कि लाइक अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड भी हम बोल दें तो मेंटेनेंस के बारे में अभी भी फादर को रिलीफ नहीं किया। शायद आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बारी आप इसको रिसर्च ज़रूर करना, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है और फिर से न्यूज़ में है, तो पूछने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं जीएस 2 से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सेटल कर दी है ये डिस्प्यूट राइट टू ट्रैवल से रिलेटेड। राइट टू ट्रैवल उन्होंने बोला है कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कब एब्सोल्यूट राइट नहीं है, जब एक एक्यूज्ड फ्लाई करना चाहता है। अगर एक कन्विक्ट इंसान, एक्यूज्ड इंसान इस इंडिया से जाना चाहता है बाहर, तो उसको जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो विक्टिम है उसका राइट टू स्पीडी ट्रायल राइट जो है वो खनन होगा। तो जब भी ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हम रोक सकते हैं उसको ट्रैवल करने से, ठीक है। बस इतनी न्यूज़ थी। राइट टू ट्रैवल हमें याद रखना है कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और इसको हम रोक सकते हैं टू बैलेंस द विक्टिम्स राइट टू स्पीडी ट्रायल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास जीएस 2 से आता है, ऑनलाइन गेमिंग। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटर ने 28% जीएसटी लगाया था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया। ये चैलेंज हुआ था कि 28% क्यों लगाया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज ने बोला था कि 28% जो लगाया है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट जाता है, ऐसे जाता है वैसे जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये यूथ जो है बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा है ऑनलाइन गेमिंग को लेके, तो हम 28% जीएसटी को अपहेल्ड करते हैं। सेकेंड चीज़ जो उन्होंने अपहेल्ड की है वो है स्टेट की पावर टू प्रोहिबिट एनी ऑफ द रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म। स्टेट के पास पावर है, क्योंकि स्टेट के पास कहाँ से पावर आती है, स्टेट सब्जेक्ट है ये पब्लिक ऑर्डर, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, उसके अंडर स्टेट के पास पावर है टू प्रोहिबिट कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म को अपनी स्टेट में, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा याद क्या रखना है कि जो जीएसटी है ना, जब आपने किसी भी वॉलेट में पैसे डलवाए, जैसे आपने अगर ड्रीम 11 खेलना है तो उसमें आप कुछ पैसे ट्रांसफ़र करोगे ना, तो वो ट्रांसफ़र जैसे आप 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करोगे, लेकिन वो होंगे 700, एक्चुअल बैलेंस आपको 700 शो करेगा, क्योंकि जो 300 है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो जीएसटी में कट हो जाएगा फ्रेश डिपॉजिट्स के ऊपर। हाँ, लेकिन अगर जैसे 700 है, उसमें से आपने 300 यूज़ कर लिया, देन आपके पास 400 बच गया,
तो इसके ऊपर आपने और 1000 ऐड कर दिया, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है कि विनिंग पे, जब आप जीत गए हो, आप विड्रॉ करने वाले हो पैसे, तो 30% टीडीएस भी कटेगा। इसके लिए सेंटर ने एक लॉ लेकर आए, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, और उसी के ऊपर कुछ चीज़ों को इनैक्ट करने के लिए अभी रिसेंट 1 मई को आई थिंक रूल्स भी आए थे। अब इसमें एक्ट में उन्होंने क्या किया, कुछ सिंपल चीज़ें हम देखेंगे कि 3 टायर क्लासिफिकेशन की, ई स्पोर्ट्स लेकर आए। उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन की कि कौन सी गेम्स हैं, उनको उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। जैसे ई स्पोर्ट्स में क्या आ जाएगा, पबजी, फ्री फायर, बीजीएमआई, ये सारी। इसके ऊपर कुछ कर्ब्स नहीं है सेंटर के। सेकंड हमारे पास आ जाती है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जैसे कैंडी क्रश वगैरह। इसके ऊपर भी कोई भी फाइनेंशियल आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई बात नहीं, आप खेलो। लेकिन जो थर्ड आती है ना, ऑनलाइन मनी गेम्स, उसको बैन कर दिया, जैसे कि ड्रीम 11 टाइप। एप्लीकेशन कहाँ पे है, इंडिया, थ्रू आउट इंडिया, या कोई बाहर की कोई गेमिंग है लेकिन इंडिया में भी असेस कर सकते हैं हम उसको, तो उस पर भी अप्लाई होगा। थर्ड, पॉजिटिव गेमिंग को ये प्रमोट करता है, जैसे ई स्पोर्ट्स वगैरह। आपने देखा होगा कि टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं ई स्पोर्ट्स पे, आजकल बीजीएमआई के भी टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो एक स्किल है। और अगर ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करना है तो कौन गाइडलाइंस बना सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और कोई सोशल गेम्स या एजुकेशनल गेम्स के ऊपर कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी एक्ट के अंदर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी स्टैब्लिश किया गया है। वो किसके अंडर वर्क करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड इसी एक्ट में क्रिमिनल लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स भी हैं। अगर आप मतलब क्रिमिनल लॉज, इसमें आप सर्च एंड अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, नॉन बेलेबल कुछ चीज़ें हैं। तो हमें बस इतना याद रखना है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकते हैं इसके अंदर। अभी भी इश्यूज जो हैं वो प्रिवेलिंग है, जैसे कि डार्क वेब में बेटिंग हो रही है, कितना परसेंट है, आई थिंक 90% डार्क वेब ही है हमारे पास, और डेटा ब्रीचेज हो रही हैं। इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में कर सकते हैं। एक PYQ था जिसमें उन्होंने पूछा था एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिसके थ्रू हम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जा सकता है ऑनलाइन गेमिंग का, ठीक है। देन वी हैव आर आर्टिकल फ्रॉम GS3, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की है। जैसे कि अब मैं आपको पहले नॉर्मल समझाती हूँ कि पहले आप क्या करते हो, आपको कोई गोल्ड चाहिए, फिजिकल गोल्ड चाहिए, आप ज्वेलर के पास जाते हो गोल्ड लेने के लिए। अब सरकार बोलती है कि आपको ज्वेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप शेयर ले लो, और शेयर ले लो, और जब आप शेयर बेचने जाओगे ना, तो ये भी एक गोल्ड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर ले लिया, अब शेयर जब आपने सेल किया ना, अब वो सेल के ऊपर आप उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो। ये क्यों कर रही है सरकार, ये इसलिए कर रही है क्योंकि ताकि फिजिकल गोल्ड की जो नीड है एट द मोमेंट वो कम हो। हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इंडियंस। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। सेबी रेगुलेट करती है। ये रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ फिजिकल गोल्ड। आप जितने मर्जी पैसे का लो, वो फिजिकल गोल्ड मिलेगा आपको। आपके अकाउंट में तो गोल्ड नहीं जाएगा, आपके अकाउंट में तो आपको रिसिप्ट ही मिलेगी और शो होगा कि इतना बैलेंस का गोल्ड है आपके पास। लेकिन अगर आपको चाहिए, कभी भी आप सेल कर सकते हो उसको, तो आपको वो इन रिटर्न फिजिकल गोल्ड ही देंगे, ठीक है। और ये यूनिक ऑप्शन है टू कन्वर्ट योर डिजिटल बैलेंस बैक इनटू फिजिकल गोल्ड बार्स। अब कुछ चीज़ें हमें नोट करनी है। प्योरिटी कौन गारंटी करेगा, सेबी वॉल्ट मैनेजर्स करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे करता था, लेकिन सेबी करेगी प्योरिटी को गारंटी। फीस, क्या इसकी कोई फीस होगी, ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि देखो इसमें आ जाएगा कि फीस नहीं लगती है, तो हमें लगेगा शेयर्स के ऊपर फीस नहीं लगती है, कि हमें रखने के लिए तो फीस नहीं लगती ना। लेकिन यहाँ पे मिनिमल वॉल्ट स्टोरेज फीस लगेगी। हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, येस, नॉर्मली जैसे शेयर्स ट्रेड होते हैं, बाय एंड सेल होते हैं, कहाँ होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में होते हैं, तो ये भी हो सकते हैं। इसके ऊपर GST लगेगा, स्टार्टिंग में नहीं लगेगा। अगर आप एक्सचेंज वगैरह कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तब नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन आप इसको फिजिकल डिलीवरी करवाओगे गोल्ड की, उस दिन आपका 3% GST लगेगा। अब आप बोलोगे कि 3% GST तो कोई स्लैब रेट ही नहीं है, तो स्लैब रेट नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि गवर्नमेंट प्रीशियस स्टोन के ऊपर एक स्पेशल फ्लैट रेट लगाती है।
उसको हम बोलते हैं GST ऑन प्रीशियस स्टोन्स एंड ये गोल्ड वगैरह के ऊपर, तो वो 3% लगाती है। ठीक है, लास्ट हमारे पास आर्टिकल आता है एनवायरनमेंट से, रेन बर्स्ट। देखो इंडिया में प्रॉब्लम पता है क्या है, एक मानसून हमारा कम हो रहा है, लेकिन मानसून हमारा इरेटिक हो रहा है। अब ये जो वर्ड है ना इरेटिक मानसून, ये एक कीवर्ड है जो हम यूज़ करते हैं GS1 में या एग्रीकल्चर के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि वैसे तो रेन आती नहीं है, अगर रेन आती है तो छोटे से एरिया में ही इतनी ज़्यादा रेन आ जाती है कि वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है और वहाँ पे नाइट्रोजन का लेवल कम हो रहा है। अगर सॉइल मॉइस्चर जा रहा है तब भी प्लांट्स को प्रॉब्लम आएगी, और नाइट्रोजन हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, अगर वो लीच हो रहा है तो तब भी प्लांट्स को ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। सॉइल मॉइस्चर कैसे जा रहा है, बारिश आ गई, तेज़ 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 बारिश आई, अब इतनी तेज आई कि उसको टाइम ही नहीं मिला कि वो सॉइल के अंदर जा सके, सारा पूलिंग इफेक्ट बाहर ही रह गया, पानी पूरा बाहर रह गया। एकदम से बारिश बंद हो गई और क्या होगा, बारिश बंद हो गई तो एकदम से इवेपोरेशन हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हुआ, फिर सॉइल मॉइस्चर खत्म हो रहा है। देन नाइट्रोजन लेवल्स, बारिश आ रही है, लीचिंग हो रही है। अब देखो ये लीचिंग दो तरीके से हो रही है, सरफेस लेवल लीचिंग भी हो रही है और सब सरफेस लेवल भी हो रही है, इतनी तेज है कि वो इतनी सॉइल को ही हटाई जा रहा है, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन भी लीच आउट होगा और प्लांट्स को इफेक्ट पड़ेगा। बस इसका मतलब यही था। और वॉमी का मतलब पता है क्या होता है, वैमी, आई थिंक इसको वैमी बोलते हैं। तो वैमी का मतलब होता है ऐसा इवेंट जो बहुत बैड हो, मतलब बहुत खराब हो, तो हम ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं, डबल वैमी। ठीक है, विद दिस it is the end of the video, so thank you.